अब हम लोग देखते हैं इसका फीचर्स, विशेषताएं। हम लोगों ने अभी देखा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाते हैं, वैसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनको हम गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं, यानी ऐसी संस्थाएं जो काम तो करती है लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं इसका। तो उसका हम लोग मीनिंग देख लिए, उसका हम लोग उदाहरण देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। अब उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अगर हम लोग विशेषताएं याद कर लेते हैं तो बहुत सारा चीज़ हम लोग का क्लियर हो जाएगा, और फिर एग्जाम्पल के बाद हम लोग फिर देखते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके इसका नोट्स बना लेंगे। वैसे बुक में तो है ही सब कुछ, तो फिर लिखने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। क्या है विशेषताएं, देखते हैं। सबसे पहला, इस्टेब्लिश फॉर वेलफेयर एंड सर्विस ऑफ द सोसाइटी। इसका मुख्य उद्देश्य स्थापना का होता है समाज का कल्याण करना। सोसाइटी यानी समाज को सर्विस देना, सेवा देना। किस संबंध में? या तो धर्म के संबंध में, ठीक है, या खेल के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, चैरिटी को बढ़ावा देने के लिए, आर्ट एंड कल्चर, साहित्य के संबंध में, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए मदद करना, सेवा देना। दे डू नॉट ऑपरेट, दे प्रमोट, ये तो हम हो गया। दे डू नॉट ऑपरेट, ये काम नहीं करती है। किस लिए काम नहीं करती है, किस कारण से? विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करती है। अगले टॉपिक हम लोग देख लें। सेट अप एज चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट और क्लब। इनका जो स्थापना होता है वो किस रूप में होता है? तो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में होता है। चैरिटेबल वर्ड हमने हॉस्पिटल का भी एग्जांपल दिया था। चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट और क्लब। सर ये क्या होता है, हम लोग देखेंगे। पहले ये फीचर्स देख लें, फिर अगला टॉपिक आता है मेजर सोर्सेस ऑफ फंड। ये संस्थाएं चलती तो है, हमने कहा कि फ्री तो काम नहीं करती है, तो पैसा आता कहाँ से है? तो पैसा आने का मुख्य जो कारण, मुख्य जो रास्ते हैं वो दो ही हैं, तीन है। पहला है या तो डोनेशन मिल गया हो कहीं से, कैश डोनेशन, कोई कंपनी दे दिया या और कोई दे दिया तो डोनेशन मिल गया, या फिर चंदा इकट्ठा करके जो उसके मेंबर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन जमा करते हैं, चंदा जमा करते हैं और देना पड़ता है उनको चंदा, सब्सक्रिप्शन, या गवर्नमेंट का ग्रांट मिल जाता है। तो ये उनका मुख्य सोर्सेस है, मेन सोर्सेस है। आगे है इनको चलाता कौन है? तो मैनेज बाय मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी। इनकी कमेटी बनती है, कोर कमेटी बनती है, ये चलाया जाता है उनके द्वारा। जैसे कंपनी हम लोग देखिए, कंपनी को कौन चलाता है? तो कंपनी को रन करने के लिए सभी शेयर होल्डर्स में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते हैं और वो कंपनी को एग्जीक्यूट करती है। उसी प्रकार यहाँ पर रन करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी वहाँ पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस में इक्विटी शेयर होल्डर्स में वोटिंग राइट होता है, तो वो लोग चुन के करते हैं। सेम यहाँ पर इसके जो मेंबर होंगे बच्चों, तो इलेक्टेड बाय, देखिए लिखा हो इलेक्टेड बाय देयर मेंबर्स, उनके मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। आगे देखिए, दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या बनाते हैं? हम लोग वहाँ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारा अकाउंट देख लिए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएल, बहुत तरह का, और बुक्स, सब्सिडरी बुक्स बने। लेकिन यहाँ लिमिटेड अकाउंट का रूल है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि सर हम तो इतना प्रॉफिट के लिए काम करते नहीं है, तो सर क्यों इतना हम माथापच्ची करने जाए, मैं नहीं अकाउंट बनाने वाला इतने सारे। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है बेटा, तू इतना मत बना, तू लिमिटेड बना। तो लिमिटेड बनाने के लिए 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे उसको, क्योंकि यहाँ तो पैसा का लेन देन होना है, तो 3 अकाउंट बनेगा। सर कौन कौन से 3 अकाउंट बने, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सर ये तो नया नया चीज़ है, हम लोग तो पढ़े हैं हम लोग, लेकिन आते हैं फिर हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो 3 प्रकार के अकाउंट है, अभी आप इतना समझ लीजिए, 3 प्रकार के अकाउंट है। ये धीरे धीरे मेरे साथ आप बढ़ते जाएंगे, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। बहुत हल्का है, बहुत भारी नहीं है। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट,
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब एक लास्ट वर्ग है जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार की संस्थाएं, ऐसी संस्थाओं में सरप्लस जो होगा, जो उसके बचे हुए पैसे होंगे, वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। इनको क्या किया जाता है कि इनको संस्था में रखा जाता है और रखने के साथ साथ इनके जो फंड होंगे उस फंड में ही ऐड कर दिया जाता है ताकि आगे उसका काम आ सके। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सर ऐसा कैसे हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ तो कह रहे हैं कि स्कूल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और एक हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, कोई भी कंपनी एक्स, कोई कंपनी है, मान लो कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, आप कोई भी ले सकते हैं, और ये एक स्कूल है। ठीक है सर, पैसा तो दोनों जगह आना है। यहाँ जो सोर्सेस होगा वो क्या होगा, फी। चलिए ठीक है, एक साल में फी आया 50 लाख। ठीक है, और इस कंपनी का मान लेते हैं कि वो कंपनी किसी की भी हो, आप में से हो या मेरी हो, कोई कंपनी है, इसका जो फंड आया, कैपिटल आया, शेयर कैपिटल इसका है, इसका भी 50 लाख समझ लें। इसमें से खर्च हुआ, एक्सपेंस हुआ 30 लाख। तो हाथ में बच गए कितने सर, 20 लाख। और यहां भी खर्च हुए 30 लाख, 30 लाख। तो हाथ में कितने बच गए सर, 20 लाख। अब दोनों जगह पे 20 लाख रुपये हैं। मान लेते ये मेरी कंपनी है, तो 20 लाख रुपया हमारा हो गया टोटल, क्योंकि हमने 50 लाख रुपया पैसा लगाया था, प्रॉफिट कमाया, सॉरी ये मान लेते हैं सेल हुआ, हमारा सेल हुआ 50 लाख का, 50 लाख हमने कमाया, उसमें से 30 लाख हमारा एक साल का खर्च हो गया, तो बचा हमारा कितना, 20 लाख। और स्कूल में देखिए 50 लाख का फी आया, 30 लाख खर्च हुआ, यहाँ भी 20 लाख रुपया हो गया। अब इन दोनों में क्या अंतर है, अब ये 20 लाख रुपया पे हमको सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये बीच में बोलेगी बेटा प्रकाश तुमने 20 लाख रुपया कमाया है, ठीक है, तो 20 लाख पे हमको तुम अलग अलग स्लैब रेट है, हम 30% मान लेते हैं, 30% के हिसाब से 6 लाख रुपया का हमको टैक्स लग जाएगा। तो 6 लाख का टैक्स लग गया, तो हमारे पास कितने बच गए, इसको माइनस कर देते हैं तो 14 लाख। अब इस 14 लाख का यूज मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस 14 लाख से मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, घर के कोई सामान, हमको कोई इसमें रोकने टोकने वाला नहीं है, राइट है। इस 14 लाख से मैं पर्सनल कोई भी काम कर सकता हूँ। लेकिन जरा यहाँ देखिए स्कूल में कि 50 लाख का फी आया और 30 लाख खर्च हुआ, 20 लाख का जो बच गया पैसा, क्या ये स्कूल अपनी मर्जी से खर्च कर सकते? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि स्कूल भाई साहब आपका जो बच गया है 20 लाख रुपया, उस पर हम टैक्स आपको नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इन स्कूलों ने कहा, या स्कूल ने कहा कि सर हम तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, हमारा तो काम है समाज का कल्याण करना, तो हम समाज का कल्याण भी करें और टैक्स भी दें। ये कैसा रूल है भाई? तो चलो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो बेटा तुमसे टैक्स नहीं लेंगे हम, तुम क्या करो, ये जो 20 लाख रुपया है इस पे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन इस 20 लाख रुपया को क्या करना होगा, फिर वापस तुमको उसी उद्देश्य में खर्च करना पड़ेगा। यानी ये जो 20 लाख रुपया है, इसके जो अगले जो फी आएंगे उसके साथ उसको मर्ज करना पड़ेगा। यानी इस 20 लाख से स्कूल जो है पर्सनली खर्च नहीं कर सकता है,
और हम इस 14 लाख से अपना यूज कर सकते हैं। यही है दोनों में। हमने पहले भी कहा था बच्चों कि फ्री काम नहीं होता है, पैसे आते हैं वहां भी, फंड आता है वहां भी, लेकिन उसका यूज अलग अलग होता है। यहाँ हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, अब ये मेरा हो गया। ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, इसको टैक्स नहीं लगा गवर्नमेंट से, तो ये सारा का सारा पैसा इसको गवर्नमेंट कह रही है कि तुम अपने जो उद्देश्य के लिए है उस उद्देश्य में ही खर्च करना है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफरेंस की ओर।